सर हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग थे पॉइंट नंबर 2 पे, पॉइंट नंबर बी पे। परफेक्ट। एक सेकंड में फट से सॉर्ट करता हूँ, फिर हम शुरू करते हैं। हाँ, तो सर 2 पॉइंट अपने कंप्लीट हो चुके थे। पहला पॉइंट क्या बोला सर? सबसे पहले तो आपको इनवाइट करना है अगर डिपॉजिट, इज इट क्लियर? तो आपको सर्कुलेट करना पड़ेगा। वाह वाह, सर्कुलेट करना पड़ेगा मेंबर्स में, जिसमें सारी डिटेल्स लिखी होगी। और उससे भी पहले वो आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा, और आरओसी से फाइल करने के बाद में 30 दिन के बाद ही आप मेंबर्स को वो दे सकते हो। परफेक्ट क्लास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ना। मैं बात कर रहा था डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट की। सर ये फंडा क्या है ना? मैं पॉइंट समझो। आपने बैंक में एफडी किया, ठीक है। भले एफडी का मैच्योरिटी 3 साल के बाद है क्लास, इज क्लियर? 3 साल के बाद है। बट अगर आज आपको बहुत पैसे की जरूरत पड़ी तो आप बैंक जाके क्या एफडी तुड़वा सकते हो कि नहीं तुड़वा सकते? सर डेफिनेटली तुड़वा सकते हैं, ठीक है। मुझे बताओ, क्या बैंक वाले ये बोलेंगे कि साहब आपने 3 साल का टाइम दिया था, अभी हमारे पास पैसे नहीं है, 3 साल के बाद आना? नहीं। क्यों? बैंक वाले हमेशा लिक्विडिटी मेंटेन करते हो कि कुछ भी कम ज्यादा हो गया तो कम से कम इतना पैसा तो बैंक वालों के पास पड़ा होना चाहिए, ठीक है। आपने एसएलआर वगैरह दुनिया भर की चीजें पढ़ी होंगी। इज इट क्लियर? सेम बेस लॉ बोलता है कि कंपनी ने भी कुछ लिक्विडिटी मेंटेन करनी चाहिए। देखा दिमाग आरबीआई का, ठीक है। कंपनी ने भी कुछ लिक्विडिटी मेंटेन करनी चाहिए। वो कितनी है सर? देखते हैं। डिपॉजिट ऑन और बिफोर 30th अप्रैल ऑफ ईच ईयर। इस साल की बात करते हैं, चलो इस साल, ठीक है। इस साल 30 अप्रैल तक करना क्या है? आराम से जितने भी नेक्स्ट ईयर, आई रिपीट, जितने भी नेक्स्ट ईयर अमाउंट मच्योर होने वाला है, सब मच्योर होने वाला है मतलब डिपॉजिट मच्योर होने वाले, पैसा पे करना है, डन। जितना भी नेक्स्ट ईयर अमाउंट मच्योर होने वाला है उसका 20% इस साल, इसी साल 30 अप्रैल के पहले अकाउंट में जमा कर दो, जमा रखो या जमा कर दो। इज इट क्लियर? आई रिपीट, नेक्स्ट ईयर जो डिपॉजिट्स मच्योर होने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर का वेट मत करो कि जब प्यास लगेगा तब कुआं खोदेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ईयर का वेट नहीं करना है हमको। इज इट क्लियर? इसी साल 30 अप्रैल के पहले उसका 20%, किसका 20%? जो नेक्स्ट ईयर मच्योर होने वाला है उसका 20% अकाउंट में डालो। कौन से अकाउंट में डालोगे? डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट। इट्स नॉट अ रिजर्व, इट्स अकाउंट, इट्स अ प्रॉपर बैंक अकाउंट, ठीक है। देखो क्या लिखा है, ऑन और बिफोर 30th अप्रैल ऑफ ईच ईयर, परफेक्ट, at least 20% of the amount of deposit maturing following year, following मतलब coming year, coming financial year, next financial year में जो जो डिपॉजिट मच्योर होने वाले हैं इसी साल 30 अप्रैल तक, कहां पे? इन सेपरेट बैंक अकाउंट इन शेड्यूल बैंक कॉल्ड एज DRRA, ठीक है। DRRA का फुल फॉर्म क्या है? डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट। क्या बोलते हैं सर? डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट। ये अकाउंट कहां पे होगा? शेड्यूल बैंक में होगा। शेड्यूल मतलब जो आरबीआई के शेड्यूल में है उस बैंक में होगा, और एक सेपरेट बैंक अकाउंट कंपनी का होगा। सर हर बार रहेगा तो हर बार अकाउंट खोलेंगे? नहीं भाई, एक अकाउंट खुला है ना, उसी में सब ट्रांजैक्शंस करेंगे, ओके। और एक खास बात ये है कि एट एनी टाइम, आई रिपीट, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर आपके डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट में 20% पैसा बचा रहना चाहिए। आई रिपीट, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर आपके इस अकाउंट में 20% पैसा बचा होना चाहिए। किसका? इस साल जितने डिपॉजिट्स मच्योर होने वाले हैं उसका। सर क्या बोल रहे हो? कंफ्यूज कर रहे हो? अरे बहुत सिंपल है, ठीक है। आप डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट यूज करते हो पैसा डिपॉजिट्स को पे करने के लिए, रीपे करने के लिए मैच्योरिटी पे, ओके। बट उसमें कितना पैसा निकालना है और कितना पैसा डालना है ये बात समझ लो, कितना पैसा छोड़ना है ये भी समझ लो। 3 बातें, पैसा कितना डालना है, नंबर 2 पैसा कितना निकालना है, और कितना पैसा उसमें छोड़ना है। इस तीनों के रूल है, ठीक है। नंबर 1, पैसा कितना डालना है? हर साल 30 अप्रैल के पहले नेक्स्ट ईयर जितने डिपॉजिट मच्योर होने वाले होंगे, ठीक है, उसका 20% डालना है 30 अप्रैल के पहले। नंबर 2,
ठीक है, निकालना किससे, निकालना क्यों है, डिपॉजिट से पेमेंट करने के लिए। उसमें कितना पैसा निकालना है, इतना पैसा निकालो जिससे 20% ऑफ दिस ईयर जितना अमाउंट मचर होने वाला है, इस साल जितने डिपॉजिट मचर होने वाले हैं उसका 20% पैसा आपके पास हमेशा बचा होना चाहिए। तो लॉजिक बहुत सिंपल है, नेक्स्ट ईयर के लिए पैसा बचा पोजीशन बना दिया, और उससे निकालने के समय भी ध्यान रखो कि इस साल जब मचर होने वाले हैं तो 20% का कंट्रीब्यूशन इस अकाउंट से आना चाहिए। ओके, ठीक है, आई रिपीट, सर डालना कितना है, 20%, किसका, नेक्स्ट ईयर जो मच्योर होने वाले डिपॉजिट्स उसका, ठीक है, कब तक डालना है, 30 अप्रैल तक डालना है। और सर छोड़ना कितना है पैसा उसमें, पूरे टाइम उसमें 20% पैसा होना चाहिए इस साल जितना डिपॉजिट मच्योर होने वाला है उसका। बस दो रूल, दैट्स इट, 2020 2020, ऑलराइट, ठीक है। डी पॉइंट का सा डिपॉजिट इंश्योरेंस, ठीक है, कि वो डिपॉजिट के लिए इंश्योरेंस लेने बोलते थे कंपनी को, बट वो इंश्योरेंस मेंटेन करना कंपनी साइड से हो ही नहीं पाया, तो उन्होंने क्या किया, ठीक है, ये ऐसा हो गया ना कि टीचर को अगर कुछ पढ़ाना नहीं जमता तो बोलता कि ये सिलेबस में नहीं है, ये काम का नहीं है, बाकी लोग बोलते मैं नहीं। हाँ, तो ठीक है, वैसे ही इन्होंने क्या किया, ये पॉइंट हटा दिया कि डिपॉजिट के लिए जो पहले इंश्योरेंस लेना पड़ता था वो इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको बोला ए बी सी, डी नहीं है, ई एफ। ओके, नेक्स्ट, डिपॉजिट नया एक्सेप्ट करने के पहले कोई सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इन पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऑफ एनी अर्लियर डिपॉजिट्स। ये देखो काटा, कटा, इज इट क्लियर। तो क्या बोला कि भाई नए उधारी तभी लो जब पुराने में कोई डिफॉल्ट नहीं है, इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। आप मेंबर से डिपॉजिट जो ले रहे हो उसमें सिक्योरिटी दो या ना दो, चार्ज क्रिएट करो या ना करो, बट एक बात समझ लो, अगर अनसिक्योर्ड डिपॉजिट है, आई रिपीट, अगर अनसिक्योर्ड डिपॉजिट है तो हर वो सर्कुलर जो फर्दर डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए जाएगा उसमें मेंशन होगा कि इतने रुपए का अनसिक्योर्ड डिपॉजिट है। लेट पीपल डिसाइड कि भाई कंपनी में इन्वेस्ट करना पाहिजे कि नहीं पाहिजे। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो अगर अनसिक्योर्ड डिपॉजिट है, पॉइंट नंबर एफ क्या बोलता है, अगर क्लॉज नंबर एफ क्या बोलता है, अगर अनसिक्योर्ड डिपॉजिट है तो आपको कोट करना पड़ेगा इतने अमाउंट का अनसिक्योर्ड डिपॉजिट से। कोट कहां पे करोगे, जो जो सर्कुलर आप आगे जाओगे फर्दर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स के लिए, उसके लिए। क्लियर क्लास, आगे बढ़ो, चलो कितने मार्क्स है क्या बनने, 5, ठीक है, ए बी सी ई एफ, ठीक है। पहले बी पॉइंट पढ़ते हैं, पहले आरओसी के पास फाइल करो सर्कुलर, फिर सर्कुलर लोगों में बांटो, ठीक है। हमेशा लिक्विडिटी मेंटेन करो, 20% नेक्स्ट ईयर जो मचर होने वाला है उसका 30 अप्रैल के पैसा पहले अकाउंट में जमा करो। नंबर 2, अकाउंट में पैसा निकालो, लेकिन निकालेंगे किसके लिए, सिर्फ डिपॉजिट रिपे करने के लिए, परफेक्ट। और उतना निकालो जिससे बचा रहे, कितना, 20% इस साल जो मचर होने वाले हैं उतना। ओके, सब्सिडी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो चलेगा, बट अगर अनसिक्योर्ड है क्लास, इज इट क्लियर, तो आपको सर्कुलर में कोट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो सर इस स्लाइड से क्या समझा, नंबर 1 सेक्शन 73 डील करता है मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए, पहले तो आपको ओआर पास करना पड़ेगा, और सेक्शन 73 सब सेक्शन 2 की ये सारे कंडीशंस जो है वो फुलफिल करने पड़ेंगे। कौन कौन से, ए बी सी ई एफ, याद हो गया, दिमाग में अंकित हो गया। चलो नेक्स्ट क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। देखो पहले पहले क्या बोला था, एसआर पास करना पड़ेगा, डन सर, ठीक है। ओआर एक ही जगह पे बता दूंगा आपको। नंबर 2, ए बी सी ई, एफ नहीं, और डी तो है ही नहीं, डी तो हट गया ना, ए बी सी ई, और एडिशनल 2 रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करने पड़ेंगे। कुछ याद है क्या, तो even this company needs to follow what basic conditions, section 73 subsection 2 a b c e, a सर्कुलर भेजो, डन, बी पहले आरओसी को क्लिक के मारो, डन, ठीक है। सी आपको भी क्या करना पड़ेगा, वो 20% रखना पड़ेगा, ओके, ठीक है। डी है नहीं, ई क्या था, अरे बाबा ई क्या था, मैं भी भूल गया आपको पढ़ा पढ़ा के, हाँ ई क्या था, हाँ कोई सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, और राइट, ठीक है। एफ क्या था जो हमने छोड़ दिया कि कैन बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, सो ऐसा क्यों,
आपको आगे सिखाऊंगा कि पब्लिक से अगर आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो तो सिक्योरिटी देना कंपलसरी है। इसलिए भैया अपन ने क्या किया, एफ हटा दिया, एफ को एफ कर दिया, एफ से एफ कर दिया। हाँ जी, चलो तो ठीक है, एफ हट गया। अब दो एडिशनल कंडीशन है पब्लिक के लिए, वो याद रखियो। पहला एडिशनल कंडीशन क्या बोलता है भाई, कंपनी शैल प्रोवाइड बाय सिक्योरिटी फॉर सिक्योरिटी बाय वे ऑफ चार्ज। यहां पे तो सिक्योरिटी कंपलसरी है, वापस से पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया तो सिक्योरिटी कंपलसरी है। ऑलराइट सर, फिर क्या बोलता है, सफिशिएंट टू कवर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी आप उतना सिक्योरिटी लो जिससे आपका प्रिंसिपल भी कवर हो रहा है और इंटरेस्ट भी कवर हो रहा है। आई रिपीट, इतनी सिक्योरिटी दो जिससे प्रिंसिपल भी कवर हो रहा है और इंटरेस्ट, यानी पूरा मैच्योरिटी का अमाउंट कवर होना चाहिए। ठीक है, इतने रुपए की सिक्योरिटी रखो, उतने गिरवी रखो, इन फेवर ऑफ ट्रस्टी, याद है क्या, डिबेंचर। ठीक है, तो दो लोगों के बीच में, कंपनी और डिपॉजिटर के बीच में एक बंदे को अपॉइंट करते, कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं जिसे बोलते हैं डिपॉजिटर्स ट्रस्टी। इज इट क्लियर? ट्रस्टीज एक्ट इन फेवर ऑफ डिपॉजिटर्स, नॉट इन फेवर ऑफ कंपनी। ओके, तो सर ये डिपॉजिट किसके फेवर, ये ठीक है, सिक्योरिटी किसके फेवर में होना चाहिए, ट्रस्टीज के फेवर में होना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट एडिशनल कंडीशन कि आपको सिक्योरिटी देना कंपलसरी है, उतनी सिक्योरिटी जो मैच्योरिटी वैल्यू को पूरा कवर कर सके। ओके, किसके फेवर में, ट्रस्टी के फेवर में। सेकेंड एडिशनल कंडीशन ये है क्लास कि आपको क्रेडिट रेटिंग भी लेना पड़ेगा। देखा, आरबीआई फिर से आगे पिक्चर में। ठीक है सर, क्या बोल रहे हो, क्रेडिट रेटिंग भी लेना पड़ेगा। सर क्रेडिट रेटिंग क्या होता है? ठीक है, आपको पता होगा कि आजकल बहुत सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है जो आपके परफॉर्मेंस, आपके रिपेमेंट के ऊपर आपको क्रेडिट रेटिंग देती है। लोन लेने के लिए क्रेडिट रेटिंग चेक करते हैं आजकल बैंक्स, 700 के ऊपर है, 800 के ऊपर है, 600 के ऊपर है, तभी आपको, ठीक है, तभी आपको लोन देंगे। सेम बेस यहां भी रूल है कि आपको कोई ना कोई रिकॉग्नाइज क्रेडिट एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ेगा। वो क्रेडिट रेटिंग आपको सर्कुलर में मेंशन करना पड़ेगा। और एक रूल है, अगर क्रेडिट रेटिंग मिनिमम इतनी नहीं हुई तो आप डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्लास। ठीक है, तो बिफोर एक्सेप्टेंस मतलब पहली बार सर्कुलर में, प्लस हर साल आपको क्रेडिट रेटिंग करवाते रहने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि पहले पहले अच्छा बन गए, गुड बॉय बन गए, उसके बाद में कंपनी जो चाहे वो करेंगी। हर साल आपको क्रेडिट रेटिंग लेके अपडेट करना पड़ेगा। सर क्रेडिट रेटिंग किससे लेंगे, बताऊं आपको। ठीक है, रेटिंग शुड नॉट बी बिलो मिनिमम रेटिंग फॉर एनबीएफसी डिसाइडेड बाय आरबीआई। मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया दिया हुआ है वही कंपनीज के लिए भी मिनिमम क्राइटेरिया दिया हुआ है। इससे कम गया भैया तो तुम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। आई रिपीट सर, पब्लिक से डिपॉजिट कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं, सिर्फ एलिजिबल कंपनी कर सकती है। परफेक्ट सर। दूसरा क्या पास करना पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा। तीसरा बस खत्म हो गया? नहीं भाई, सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 के ए बी सी और ई, ये चार चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। वो दोनों के लिए कॉमन है। वो साथ साथ आपको दो एडिशनल कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे। नंबर वन, सिक्योरिटी पूरा कवर करने वाली कंपलसरी है इन फेवर ऑफ ट्रस्टी, यानी इससे मैं रिपीट कर रहा हूं, मेंबर से आप सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो, बट पब्लिक से आप सिर्फ और सिर्फ फक्त कौन से, सिक्योर डिपॉजिट ही एक्सेप्ट कर सकते हो। सेकंड एडिशनल कंडीशन, आपको क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ेगी। सर मेंबर्स में कंपलसरी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ कंपलसरी है? यस कंपलसरी है। किससे? कोई ना कोई रिकॉग्नाइज क्रेडिट एजेंसी से आपको क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ेगी। इज इट क्लियर? और वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के पहले भी करानी पड़ेगी और हर साल आपको एक्सेप्ट करानी पड़ेगी, हर साल रेटिंग करानी पड़ेगी। याद रखना, आप डिपॉजिट तभी एक्सेप्ट कर सकते हो जब आपकी रेटिंग जो है मिनिमम, वो एनबीएफसी की जो रेटिंग है उससे कम नहीं होना चाहिए। सर रेटिंग किस किस की है, देखो मैंने मस्त दिया है आपको। ठीक है, रेटिंग किस किस की है, किस कितने की है, कौन कौन रेटिंग एजेंसी। तो देखो ये सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है जो आप देख सकते हो। सबसे बड़ी, सबकी बाप है क्रिसाइल। इज इट क्लियर? इंडिया की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है क्रिसाइल। इज इट क्लियर? जबकि वो खुद इंडियन नहीं है। ठीक है, इट इज अ सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी स्टैंडर्ड एंड पुअर। ठीक है, जो रेटिंग रेटिंग के मापदंड या रूल्स बनाते हैं। ओके, फिर इकरा है, ठीक है, केयर है,
फिच है, ब्रिकवर्क है, एसएमई, ये कुछ रेटिंग है जो रिकॉग्नाइज्ड है। इन सबके तरीके होते हैं क्लास रेटिंग देने के। जैसे बचपन में हमको देते थे ए प्लस, ए, बी प्लस, बी, सी, या किसी में माइनस भी देते थे। वैसे इनके भी कुछ तरीके हैं रेटिंग देने के कि मिनिमम इतना रेटिंग होना चाहिए। चलिए याद करना है बिल्कुल भी नहीं, सुनना और भूल जाना, सुनना और भूल जाना। कोई एग्जाम में थोड़ी क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है? ये आपके सिर्फ अधिक जानकारी के लिए, आपके नॉलेज के लिए दिया हुआ है। सी ए सी सी। अच्छा, ऑलराइट क्लास, ठीक है। ये सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है जिनको अलाउ है। आगे बढ़े सर। तो कहानी क्या देखा, मेंबर्स को एक्सेप्ट करना है, मेंबर्स से एक्सेप्ट करना है, सेक्शन 73 फॉलो करेंगे। पब्लिक से एक्सेप्ट करना है, सेक्शन 76 फॉलो करेंगे। मेंबर से एक्सेप्ट करने के लिए ओआर पास करेंगे और सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 के ए बी सी डी ई एफ। पब्लिक से एक्सेप्ट करना है तो उनको भी सेक्शन 73 एबीसीडी ई लगेगा, एफ नहीं लगेगा, प्लस साथ साथ 2 एडिशनल कंडीशन से वो लगेगी। ओके, ये जनरल पॉइंट्स हो गए। अब सर इस चैप्टर में क्या बचा है, कुछ रूल्स जो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ सेक्शन पढ़ा है, सेक्शन। अभी तो रूल्स है जो पढ़ाना बाकी है, कुछ बेसिक पॉइंट्स जो पढ़ाना बाकी है। जैसे नंबर 1, मैक्सिमम डिपॉजिट कितना एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, वो हो गया। टाइम लिमिट क्या होंगे डिपॉजिट्स के, क्या को रिटर्न फाइल करना पड़ता है, क्या पावती देनी पड़ती है डिपॉजिट्स की, ठीक है। ऐसे दुनिया भर के और भी पॉइंट्स है क्लास जो हमको पढ़ने हैं, जो हम पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, सो ठीक है, मैक्सिमम डिपॉजिट्स कितना एक्सेप्ट कर सकती है क्लास, ठीक है। याद करो पेड अप कैपिटल, आपने देखा बायबैक कितना कर सकते हैं। हर जगह पे बेस लिया जाता है पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। यहाँ पे ठीक है बेस लिया गया है पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। आई रिपीट, बेस क्या लिया गया है, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। हाँ जी सर, कितना कर सकते हैं, मेंबर से कितना कर सकते हैं, पब्लिक वाली एलिजिबल कंपनी कितना कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट पे, एलिजिबल कंपनी एंड नॉन एलिजिबल कंपनी। फ्रॉम मेंबर से बेटर तो मैं बोलूंगा आप लिखो नॉन एलिजिबल कंपनी कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है और एलिजिबल कंपनी कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। राइट क्लास, सो नॉन एलिजिबल कंपनी कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, आउटस्टैंडिंग एंड प्रपोज, ये जितना ले चुके हैं और जितना लेने वाले हैं सब मिला के कितना होना चाहिए, सब मिला के 35% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इज इट क्लियर? तो बेस क्या लिया, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये बेस लिया, ठीक है। इसका मैक्सिमम 35%। तो 35% में मैंने क्या लिखा, आउटस्टैंडिंग एंड प्रपोज, मतलब जो ले चुके हैं प्लस जो लेने वाले हैं सब मिला के 35% के ऊपर नहीं होना चाहिए। परफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आईएफएससी कंपनी है भाई तो 100% तक ले सकती है। आईएफएससी कंपनी क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। स्पेशल कंपनीज जैसे एसईजेड कंपनीज होती है, वैसे फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए भी एक कंपनी फॉर्म हुई, ठीक है, जो आईएफएससी एरिया में होगी, वो भी एसईजेड में होती है, ठीक है। देखेंगे उस पर आगे एक कंसेप्ट देखेंगे। हाँ जी, और क्या बोलते हैं, लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल टू, ठीक है। अच्छा, आईएफएससी कंपनी हो गया, ठीक है। नॉर्मल प्राइवेट कंपनी भी 100% तक ले सकती है। 100% भी लिमिट है, हाँ याद रखना, इवन 100% इज अ लिमिट कि पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी अकाउंट, इतना अमाउंट बना, इस अमाउंट जितना ही आप और ले सकते हो। 100% भी एक लिमिट है, बट लिमिट किसके लिए नहीं है, नंबर 1 प्राइवेट कंपनी फर्स्ट 5 ईयर, जिसे हम बोलते हैं स्टार्टअप कंपनी, कुछ ज्यादा है क्या, ठीक है। स्टार्टअप कंपनी तुम अभी नए नए हो भैया, जितना लेना है ले लो, भंडारा खुला है, जितना लेना ले लो, कोई लिमिट नहीं है। तुमको इतने एग्जाम्पशन देके रखे हैं हम लोगों ने कि तुम फ्लरिश हो, इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाओ, ठीक है, इसलिए इनको ये कंडीशन डाला गया। ऑलराइट क्लास, दूसरा सेकंड, वो प्राइवेट कंपनी, आई रिपीट, वो प्राइवेट कंपनी जो फॉलोइंग तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, उनके लिए भी कोई लिमिट नहीं है। वो प्राइवेट कंपनी जो फॉलोइंग तीनों भी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, उनके लिए भी कोई लिमिट नहीं है। हाँ जी सर बोलो। नंबर 1, ठीक है, तो ये थोड़ा गलती है, ये कंडीशंस 1 2 3 आएंगे। एक तो भाई आप किसी कंपनी के सब्सिडरी नहीं हो, किसी कंपनी की एसोसिएट नहीं हो, परफेक्ट। दूसरा कंडीशन, आपका बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हाफ ऑफ योर पेड अप कैपिटल और ₹50 करोड़, विच एवर इज हायर, से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये एक लिमिट दी हुई है कि आपकी बोरोइंग अभी तक कितनी होनी चाहिए,
ठीक है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने जो भी बोरोइंग हुई है, पेड अप कैपिटल का हाफ लेंगे और 50 करोड़ विच एवर इज हायर, एक अमाउंट था उससे ज्यादा आपकी बोरोइंग नहीं होनी चाहिए। परफेक्ट सर। लास्ट कंडीशन क्या है? ठीक है, दो कंडीशन है, एक और कंडीशन दी हुई है, ठीक है, मैं आपको आगे डिस्कस करता हूँ, अपने नोट्स से पढ़ाता हूँ, वो यहाँ पे अपडेट कर देना, कुछ तो गड़बड़ी है यहाँ पे, एक और कंडीशन लिखनी है। ओके सो सर वापस से, नॉन एलिजिबल कंपनी, इसको ठीक ही कर देना, जगह पे खत्म करते हैं। हाँ काश देखो ठीक भी कर दिया मैंने इसको। नॉन एलिजिबल कंपनी मैक्सिमम 35% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। परफेक्ट सर। आईएफएससी कंपनी या नॉर्मल प्राइवेट कंपनीज के लिए 100% की लिमिट है, यानी फिर बचा कौन, बचे लोग कौन, पब्लिक कंपनीज जो नॉन एलिजिबल है। नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी के लिए 35%, प्राइवेट कंपनी 100%, दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है उनके लिए कोई लिमिट नहीं है, और ऐसी प्राइवेट कंपनी जो फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करती है उनके लिए भी कोई लिमिट नहीं है। ओके, और एलिजिबल कंपनी की क्या है भाई, तू भी मैक्सिमम 35% ले सकता है, उसमें 25% बाहर वालों से ले सकता है एंड 10% मेंबर्स से लेना पड़ेगा। आई रिपीट, एलिजिबल कंपनी तू डिपॉजिट कितना ले सकता है, जनरल पब्लिक से 25% और मेंबर्स से 10%, यानी 25 प्लस 10 मिला है कितना हो गया, 35। और गवर्नमेंट एलिजिबल कंपनी भी 35 ही ले सकती है, बट वो किसी से भी लो, आउटसाइडर से लो, मेंबर से लो, किसी से भी लो, कितना, 35%। तो देखो इन सबको समझने के लिए मैंने मस्त एक चार्ट बनाया है, ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएंगे एग्जैक्टली क्या चल रहा है। टाइप्स ऑफ कंपनी एंड मैक्सिमम डिपॉजिट्स, इज इट क्लियर? टाइप्स ऑफ कंपनी, डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स, अगेन ये नॉन एलिजिबल कंपनी होना चाहिए। तो क्लास मैंने सबको क्लासिफाई कर दिया एक जगह पे कि कौन कितना ले सकता है। पहले बात करते हैं नॉन एलिजिबल कंपनी की। नॉन एलिजिबल कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज आती है, प्राइवेट कंपनी सारी आएंगी और पब्लिक कंपनी जो एलिजिबल नहीं है वो आएंगी। इज इट क्लियर? बचा क्या है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी, खत्म। ठीक है, तो नॉन एलिजिबल कंपनी, भाई तो अगर स्टार्टअप है तो पहले 5 साल तक कोई लिमिट नहीं है। इज इट क्लियर? ट्रिपलेट प्राइवेट कंपनी है, ट्रिपलेट मैंने नाम दिया याद करने के, जो तीनों कंडीशन फुलफिल करता है। ट्रिपलेट प्राइवेट कंपनी के लिए भी कोई कंडीशन नहीं है, अभी हमने देखा था पिछले स्लाइड में। अदर प्राइवेट कंपनीज के लिए 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी बीमा अकाउंट। ओके, इन एलिजिबल पब्लिक कंपनी तेरे लिए है 35%, प्राइवेट कंपनी 100%, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी कोई लिमिट नहीं, प्राइवेट कंपनी जो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है कोई लिमिट नहीं है। इज इट क्लियर? इन एलिजिबल पब्लिक कंपनी 35%, एलिजिबल पब्लिक कंपनी के लिए भी 35% है, बट उसमें लिमिट है, मेंबर्स से आप 10% ले सकते हो और पब्लिक से 25, यानी दोनों मिला के देखो कितना दिखा है, 35। ओके, एंड एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी भी 35 है, लेकिन इसमें कोई लिमिट नहीं है कि मेंबर्स से कितना लेना है और पब्लिक से कितना लेना है। ओके क्लास, आई होप द पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, दिस इज रूल 2 and 3 ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ कंपनी डिपॉजिट्स 2014। ओके, रूल नंबर याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एमसीक्यू के लिए बोलो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैक्सिमम कितना ले सकते हैं। आई रिपीट, मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, एलिजिबल कंपनी 35%, 25 बाहर वालों से, 10 घर वालों से। एलिजिबल कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो 35% किसी से भी। परफेक्ट। नॉन एलिजिबल कंपनी में पब्लिक कंपनी है तो 35%, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है तो 100%, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी है तो कोई लिमिट नहीं है, ट्रिपलेट प्राइवेट कंपनी मतलब जो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो कोई लिमिट नहीं है, और आईएफएससी कंपनी है तो भी 100% ले सकती है। ओके क्लास, चलो आगे बढ़ते हैं। तो और एक चार्ट में दे रहा हूं आपको समझाने के लिए ये सारे रूल्स को। आई होप इट इज क्लियर। देखो आई रिपीट, एग्जेम्पशंस क्या क्या है प्राइवेट कंपनी के लिए वो दिया हुआ है, ठीक है, एग्जेम्पशंस क्या क्या है वो दिया हुआ है, और किसके लिए क्या है वो दिया हुआ है। सो मैक्सिमम डिपॉजिट का रूल क्या है, अदर प्राइवेट कंपनी मैंने अभी बात किया था 100%, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी आप कितना भी ले सकते हो इन्फिनिटी, बट सिर्फ फर्स्ट 5 years आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, पहले के 5 साल ही कितना भी ले सकते हो। और ट्रिपलेट प्राइवेट कंपनी है मतलब जो तीनों कंडीशन फुलफिल कर रही है वो तो लाइफ टाइम कभी भी कितना भी ले सकती है, कोई लिमिट। नेक्स्ट, ये सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 की ये एबीसीई रूल्स है, ठीक है, अदर प्राइवेट कंपनी को एग्जेम्प्ट है,
आई होप इट्स क्लियर। अदर प्राइवेट कंपनी को क्या है, एग्जेम्प्ट है अगर वो ऊपर वाली कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो। अगर वो ऊपर वाली कंडीशन फुलफिल कर रहा है, 100% जितना है या उससे कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाली कंडीशन तुमने फुलफिल नहीं किया ना भाई साहब, तो तुम दे तो सकते हो लेकिन बाद में ये सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी को भी सेक्शन 73 सब्सेक्शन 2 के ए बी सी ई की रूल्स नहीं की जरूरत नहीं है अगर पहले 5 साल। और ट्रिपल प्राइवेट कंपनी को तो भाई ये रूल्स अप्लीकेबल ही नहीं है जीवन भर के लिए जब तक वो तीनों कंडीशन फुलफिल करते हैं। आई होप इट्स क्लियर। आई रिपीट, पहले 5 साल देखो, ये पॉइंट क्या बोले, रूल्स ये फॉलो करने पड़ेंगे या नहीं। आंसर इज इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है अगर 100% तक ही अपने चुपचाप अपने ऑक्स में रहकर वो काम कर रहा है तो। स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी पहले 5 साल रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, डिपॉजिट लेते भी जाओ और ये सारे कंडीशंस भी फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। और ट्रिपलेट प्राइवेट कंपनी को पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है क्लास। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको बता दो क्लास, बच्चे रोते रहते हैं डिपॉजिट्स डिफिकल्ट है, डिपॉजिट्स डिफिकल्ट है। आप मुझे बताओ इतने में अपने क्या डिफिकल्ट देखा, आप बताओ क्या डिफिकल्ट देखा। पहला पॉइंट देखा, मेंबर्स से टिकट लेने के लिए प्रोसीजर्स क्या है, कंडीशंस क्या है। सिंपल है, 73 इज ए क्लियर, ठीक है। 73 में ओआर पास करना पड़ेगा, 72 का ए बी सी ई एफ, खत्म। पब्लिक से कौन ले सकता है, सिर्फ एलिजिबल कंपनी ले सकती है। एसआर पास करना पड़ेगा, ठीक है। और ए बी सी ई एफ नहीं, प्लस 2 एडिशनल कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी, खत्म। फिर मैक्सिमम डिपॉजिट कितना लेना है वो हमने देख लिया, ठीक है। उसमें क्या बोला, एलिजिबल कंपनी 35, बाहर वालों से 25, घर वालों से 10। इज इट क्लियर। एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी 35 ही ले सकती है, बट किसी से भी लो। नॉन एलिजिबल कंपनी, पब्लिक कंपनी है भाई तो 35 लो। अगर प्राइवेट कंपनी है 100% एग्जाम, प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप है पहले 5 साल तक 100% कितना भी ले सकती है, ठीक है। और ट्रिपलेट कंपनी जो तीनों कंडीशन फुलफिल करती है भाई, प्राइवेट कंपनी वो भी कितना भी ले सकती है, खत्म। अब छोटे मोटे चिंटू बंटी पॉइंट्स बचे हुए और इससे फिर हम मूव करेंगे नोट्स में। 2-3 पॉइंट्स जो बचे हैं वो देख लेंगे और ये चैप्टर को जय माता दी करेंगे। ऑलराइट, चलो। सर कहना क्या चाहता है कि एक तो रूल 3 में ये भी लिखा हुआ है कि मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट या ब्रोकरेज आप दे सकते हैं। लॉ बोलता है इंटरेस्ट ब्रोकरेज कैन नॉट बी मोर देन एज प्रिस्क्राइब बाय आरबीआई फॉर एनबीएफसी। एनबीएफसी को बेस लिया है आपके लिए, ठीक है। आरबीआई से प्रिस्क्राइब कैसा कितना है आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, लिखना मत। एज ऑन डेट 12.5% है, 12.5% है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, company cannot accept deposit which is repayable on demand less than 6 months, more than 36 months। अभी ये क्या चल रहा है सर, देखो क्लास, डिपॉजिट चैप्टर अमीरों का चैप्टर है। आपको मैं आगे फाइन दिखाऊंगा ना, आप डर जाओगे। 1-1 करोड़ रुपए मिनिमम फाइन, मैक्सिमम फाइन 10 करोड़ रुपए, अमीरों का चैप्टर है। इज इट क्लियर। जेल भी ऐसी लगती है, ऐसा लगता है खून किया किसी का, 7-7 साल की जेल, कौन देता है 7 साल की जेल, ठीक है। तो ये डिपॉजिटर्स अमीरों का चैप्टर है, इनको गरीबी पसंद नहीं है। ये बोलता है नंबर 1, कंपनी ऐसे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती इज रिपेबल ऑन डिमांड। आगे भिखारी भिख मांगे, पैसा वापस दो, चल निकल, कोई डिमांड वाला नहीं है। मतलब बोलना क्या चाह रहा है कि टाइम फिक्स होना चाहिए मैच्योरिटी का। डिमांड पे आप कभी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि आई एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम यू व्हिच इज रिपेबल ऑन डिमांड। एक्सक्यूज मी, यानी आप जब डिमांड करोगे तब मैं पैसा पे करूंगा, ऐसा कभी नहीं होता। टाइम लिमिट मैच्योरिटी का फिक्स होना चाहिए। परफेक्ट। नंबर 2, आपका डिपॉजिट का मैच्योरिटी पीरियड कितना होना चाहिए सर, मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 36 मंथ्स। यानी आप ऐसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करो जो मैच्योर 6 महीने से लेकर 36 महीने के बीच में कभी तो भी होते हैं। 6 से कम नहीं, 36 से ज्यादा नहीं। इसका सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है जो आप देख सकते हो, ठीक है। अगर डिपॉजिट टोटल डिपॉजिट जो आप ले रहे हो वो पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी पेमेंट अकाउंट का 10% तक ही है, अरे बस 10%। ऐसे केस में 6 महीने की जगह आप और शॉर्ट टर्म यानी 3 मंथ्स तक भी ले सकते हो। तो इसमें मिनिमम 6 की जगह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, दैट्स इट। मिनिमम 6 की जगह क्या हो जाएगा, 3, मैक्सिमम 36 मंथ्स ही है, 3 साल ही है। ओके, ठीक है। आगे बढ़ते सर, और क्या बोलता है वो, जब भी आप किसी डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो उनको पावती यानी रिसीट देनी पड़ेगी, ठीक है। कितने दिन के अंदर, 21 डेज के अंदर।
हर साल साल खत्म होने के बाद 30 जून के पहले, आई रिपीट, हर साल साल खत्म होने के बाद 30 जून के पहले एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा आरओसी के पास इन फॉर्म नंबर डीपीटी 3। एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर डीपीटी 3। इज इट क्लियर? ठीक है। सो डीपीटी 1 देखा अपन ने सर्कुलर अभी तक, डीपीटी 4 देखा वो ट्रांजिशन के समय आरओसी को बताओ भैया, डीपीटी 3 देखा रिटर्न का, और इसी से हम क्रेडिट रेटिंग भी बेचते हैं हर साल 30 जून के पहले। इसमें क्या बताना है, ड्यूरिंग द ईयर, अभी जो ईयर खत्म हुआ 30 जून को कोई ना कोई साल तो खत्म होगा ना फाइनेंशियल ईयर, साल भर का हिसाब क्या था, कितने नए डिपॉजिट एक्सेप्ट किए, कितने रिपे किए, कितने मच्योर हुआ, पूरा डिटेल आपको वहां मेंशन करनी पड़ेगी। आई रिपीट, कंपनी हर साल, ठीक है, एक रिटर्न फाइल करती है 30 जून के पहले आरओसी के पास इन फॉर्म नंबर डीपीटी 3। इज इट क्लियर? जिसमें वो पिछले फाइनेंशियल ईयर, अभी जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसके साल भर का डिपॉजिट्स के जो हिसाब है वो पूरा मेंशन करती है। अजून काही सर? पिनल इंटरेस्ट बेटा लेट किया डिपॉजिट पे करने में 18% पर एनम, 18% पर एनम पेनल्टी लगेंगे। नेक्स्ट, अगर प्री मैच्योर टर्मिनेशन हो रहा है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्ट, रिटर्न और ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट होगा इट विल बी रिड्यूस बाय, कुछ ने लिखा है वो 1% है। आई रिपीट, मैं लिख भी देता हूं साथ साथ आपको, दिस विल बी रिड्यूस बाय 1%। सर ये रिड्यूस बाय 1% की कहानी क्या है, ये भी समझते हैं अपन। इज इट क्लियर? रिड्यूस बाय 1% की कहानी ये है क्लास कि जब भी आप प्री मैच्योर टर्मिनेशन कर रहे हो तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देने वाली थी वो तो उतने पीरियड होल्ड करने के लिए देने वाला था ना, उतने पीरियड होल्ड हुआ है क्या? सर नहीं हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्यूमुलेटिवली 8% इंटरेस्ट क्या कर देंगे, काट देंगे। ओके, ठीक है। अब ठीक है, ये क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन है। इज इट क्लियर? तो अपन ने अपने स्लाइड से पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब मैं आपको और एक वीडियो भेजूंगा जिसमें नोट्स से पूरा मैं एक पढ़ा दूंगा। उसमें मेजरली मुझे आपको दो चीजें पढ़ानी है, एक तो कौन कौन से डिपॉजिट्स नहीं है वो मुझे पढ़ाना है। इज इट क्लियर? ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन कौन से डिपॉजिट्स नहीं है वो पढ़ाना है अपने को। ठीक है, डिपॉजिट की डेफिनेशन का एक्सेप्शन, और जो एक दो छोटे मोटे पॉइंट्स अब बच गए हैं वो देखना है। ठीक है, वो कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो, मैंने कंपैरिजन किया डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर एंड डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक में क्या फर्क है। रिजोल्यूशन यहाँ पे एसआर, यहाँ अरे अरे यहाँ पे ओआर, यहाँ पे एसआर। ओके, तो अपन ने इस चार्ट में क्या किया है, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स एंड डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। रिजोल्यूशन यहाँ पे ओआर, वहां पे एसआर। ओआर एक ही जगह पे, वो अपन देखेंगे। अप्रूवल, ठीक है, यहाँ पे और वहां पे दोनों में आरबीआई का अप्रूवल लगता है बहुत सारी जगहों पे। ठीक है, रिक्वायर्ड कंपनी, मेंबर से तो कोई भी कंपनी ले सकती है बट पब्लिक से सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनी ले सकती है। दिख रहा है? नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिट रेटिंग मेंबर्स के लिए जरूरत नहीं है, हम बता चुके हैं, बट ठीक है पब्लिक से अगर ले रहे हो तो आपको क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ेगा। डिपॉजिट इंश्योरेंस अब हट गया है तो इसको पूरा हटा देना, काम का नहीं है। नो डिफॉल्ट सर्टिफिकेट, कि हमने कोई डिफॉल्ट अभी तक नहीं किया, वो दोनों भी जगह पे कंपलसरी है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, चार्ज यानी सिक्योरिटी कहा जाना जरूरी है। क्या मेंबर्स में सिक्योरिटी जरूरी है सर? नहीं, बट पब्लिक को सिक्योरिटी देना क्या है क्लास, जरूरी है। इज इट क्लियर? रिक्वायर्ड। परफेक्ट, आगे बढ़ो। ठीक है, लास्ट पॉइंट, अगर इस पे कोई थ्योरी क्वेश्चन आया क्लास, तो मैं क्या बता रहा था, अगर इस पे कोई थ्योरी क्वेश्चन आया क्लास तो याद रखना उसके लिए भी एक शॉर्टकट दिया है अपने पास। शॉर्टकट इज ड्रीम स्क्रिप्ट। शॉर्टकट क्या है? ड्रीम स्क्रिप्ट। डी से डीआरआर के रूल्स लिखेंगे अपन। आर से रिटर्न, रिटर्न कब तक फाइल करना पड़ता है? 30 जून के पहले। कुछ याद है क्या? ठीक है, 30 जून के पहले। एक शानदार शॉर्टकट दिया है मैंने उसे याद करने के, शॉर्टकट इज ड्रीम स्क्रिप्ट। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन, बिकॉज ऐसे चैप्टर से ना नॉर्मली पूरे चैप्टर पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पूरे चैप्टर पर क्वेश्चन आ गया, बोलेंगे व्हाट आर रूल्स रिगार्डिंग डिपॉजिट्स इन योर कंपनीज एक्ट। शॉर्टकट क्या है? ड्रीम स्क्रिप्ट। पहले डी से क्या है? DRRA, डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट, वो 20% रखना है, 20%, ठीक है, मैक्सिमम रखना है, वो पूरा पॉइंट लिखना पड़ेगा। आर से क्या है? रिटर्न, हर साल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा 30 जून के पहले, याद है क्या? ई से क्या है? एलिजिबल कंपनी
ही पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। एलिजिबल कंपनी क्या है, टर्नओवर क्या है, ये लिखना पड़ेगा आपको। ए से अपॉइंटिंग नॉमिनी, नॉमिनी कभी भी अपॉइंट कर सकते हैं। एम से मैक्सिमम डिपॉजिट कितना होगा सर, हेलो 35%, ठीक है 35% वो पूरा आप लिख सकते हो। एस से सिक्योरिटी कंपलसरी है अगर पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो। सी से क्या है, सर्कुलर, एक सर्कुलर टिकट चलाना पड़ेगा, सर्कुलर के बारे में डीपीटी 1 के रूल्स लिखने पड़ेंगे। आर से रिसीट कब देंगे, 21 डेज के अंदर। इंटरेस्ट ब्रोकरेज लिमिट है क्या, यस एनबीएफसी का जो इंटरेस्ट रेट है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। पीरियड इंटरेस्ट कितना है सर, 18% पर एनम। एंड टेन्योर कितना, मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 36 मंथ्स। उसमें याद रखना कि 36 मंथ्स की जो लिमिट है, एक्सक्यूज मी क्लास, 36 मंथ्स की 6 मंथ्स की जो लिमिट है, अगर सिर्फ 10% तक है तो उसको रिड्यूस करके 3 मंथ्स तक भी हम ला सकते हैं। इज इट क्लियर? मैंने क्या किया क्लास, इस लेक्चर में आपको स्लाइड से पूरा पढ़ा दिया। चैप्टर 99% अपना कंप्लीट हो चुका है, इतना समझ लो। सिर्फ अपना, ठीक है, 1% नोट्स से वो डेफिनेशन देखना बाकी है और छोटे छोटे 2-3 पॉइंट्स जो है वो बाकी है, ठीक है, वो हम देख लेंगे। एक बार वो हमने देख लिया, ठीक है, तो हमारा डिपॉजिट पूरा खत्म हो गया है, ये समझ लो। ठीक है, मैंने आपको असाइनमेंट्स दिए, आप असाइनमेंट सॉल्व कर लो, ठीक है, बाकी थिंग्स आर वेरी सिंपल। ओके, तो मैं छोटा सा वीडियो भेजूंगा आपको नोट्स से एक बार पूरा सा रिवाइज करने के लिए। ओके, बाकी इतना इज सफिशिएंट, डिपॉजिट चैप्टर कंप्लीट है ये मान लो। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडे। असाइनमेंट का मुझे आंसर्स चाहिए, बहुत इजी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके, चलो हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।